यस 194 आए, रेंट के अंदर है अपन लोग। बात कैसी है कि देखो गवर्नमेंट में जब से आपको भी बता रहा था कि गवर्नमेंट क्यों चाहती कि हर पेमेंट के समय टीडीएस का लायबिलिटी अराइज हो जाए, सामने वाले डिडक्टर के ऊपर इतना कंप्लायंस का बर्डन है कि आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हो तो सामने वाले से पहले टीडीएस जमा कर लो। रीजन बिहाइंड दिस कि देखो कल जाके कुछ भी क्या होगा सरकार नहीं बता सकती, तो सरकार को कैसा है एक साल बाद में पेमेंट मिलेगा, उससे अच्छा क्या है गवर्नमेंट को अगर आज ही पेमेंट मिल गया, आपके जो कल मिलने वाला है वो सरकार को आज ही मिल रहा है। कैसा हो रहा, नहीं तो कैसा होता प्रीवियस ईयर का इनकम, क्योंकि अपन लोग टैक्सेबल उसको नेक्स्ट ईयर कराते, तो सरकार को ये साल अगर आप लोग कमा रहे 20-21 में आप कमा रहे तो 21-22 में आप लोग टैक्स भरते थे। अगर टीडीएस नहीं रहता था तो सरकार को हर एक चीज क्या होती थी, एक एक साल बाद में पैसा मिलता था। तो समझ में आ रहा, वो भी इंडिया में कैसा सिस्टम है आप लोगों का, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम, खुद गिनो, खुद बराबर सेल्फ असेस करो और खुद टैक्स को पे करो। गवर्नमेंट का ऐसा पुलिस थोड़ी है कि हर एक का चेक करे रिटर्न ऑफ इनकम कि आपने सही भरा गलत भरा, वो तो एक आधा रिटर्न चेक होता, बाकी के रिटर्न चले जाते वैसे। तो बात ऐसी, इंडिया इज फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ सेल्फ असेसमेंट कि आप खुद अपना असेसमेंट करो, खुद अपना टैक्स निकालो और खुद ही अपना टैक्स भर के आ जाओ। तो यहाँ पे टीडीएस का सेक्शन कितना देखो एक काम के सेक्शन है कि जब का जब तुम कमा रहे तब का तब तुम टैक्स की भी लायबिलिटी डिसॉल्व कर दे रहे, जब तुम कमा ले रहे जब का जब टैक्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो जा रही। समझ में आ रहा ना, और बर्डन किसके ऊपर रखे हुआ है यहाँ पे, जो पेमेंट कर रहा उसके ऊपर बर्डन है टैक्स भरने का। देखो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सपोज पेयर है, यहाँ पे पेयर है वो इनकम दे रहा, जैसे वो रेंट दे रहा, अभी अपन ये सेक्शन में देख रहे तो पेयर है और ये पेई है, पेई को रेंट मिल रहा, पेयर रेंट दे रहा, तो टीडीएस किसको भरना है बताओ, तो टीडीएस किसको भरना है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में गवर्नमेंट की चालान टीडीएस की चालान किसको भरने का है, पेयर को चालान भरने का है। पेई को जितना पैसा दे रहे उसका एक निश्चित प्रतिशत निश्चित परसेंट काट के पेयर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में चालान भरना है टीडीएस का 10 नंबर के साथ। मतलब जो कमा रहा उसके ऊपर बर्डन नहीं है चालान भरने का, जो दे रहा पैसे उसके ऊपर बर्डन है चालान भरने। समझ में आ रहा क्या, मतलब पेई की इनकम के अगेंस्ट टैक्स कौन भर रहा, पेई नहीं भर रहा, पेयर भर रहा। हाँ लेकिन पैसे किसके है, वो किसके अमाउंट में से कम होके मिल रहे हैं उसको बताओ तो, पैसा किसका है वो, पैसा किसका है, पेयर का है कि पेई का है, चालान भरते समय टीडीएस की बोलो, पेई का। पेई का। मतलब अगर ये सपोज अगर यहाँ पे 5% का रेट है, उसको सपोज मिलना है 100 रुपए, तो अपन उसको कितने देंगे 95 रुपीज, पेयर कितना देगा 95 रुपीज, और 5 रुपीज का क्या जाने वाला है चलान, 5 रुपीज का चलान जाएगा टीडीएस का और 95 रुपीज का रेंट मिलेगा पेई को। समझ में आ रहा है, देखो डबल टैक्स, देखो कैसा हो रहा है मालूम है, यहाँ पे पेई का कैसा हो गया, पैन नंबर सरकार के पास चले गया, उसका एक निश्चित प्रतिशत का टैक्स सरकार के पास में चले गया, मतलब पेई कल जाके ऐसा बोल सकता है कि मेरे को तो ये मिला ही नहीं वगैरह, नहीं, टैक्स भी आ गया सरकार के पास में और सरकार के पास में रिकॉर्ड भी तो आ गया, इसका पैन नंबर भी आ गया, इसका पेमेंट कितना मिलता है साल भर में इसको ये भी आ गया, कल जाके झूठ थोड़ी बोल सकता कि मेरे को मिला ही नहीं, नहीं मिला, सरकार के इसमें रिकॉर्ड भी आ गया, पैन नंबर भी आ गया, उसका टैक्स भी जमा हो गया। समझ में आ रहा, चलो ठीक है। पेयर के ऊपर बर्डन डाले हुआ है टीडीएस की चालान भरने का, टीडीएस का रिटर्न भरने का, टीडीएस की चालान हर महीने भरना पड़ती है, टीडीएस का रिटर्न क्वार्टरली भरना पड़ता है। यहाँ पे कौन से पेमेंट की बात चालू है, रेंट की। ऑफ कोर्स डिडक्टर कौन रहेगा हर बार की तरह, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचएफ। कौन इंडिविजुअल एचएफ ले लेंगे अपन लोग, 1 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर है या फिर 50 लाख के ऊपर जिनकी प्रोफेशनल रिसिप्ट है। ठीक है, रेंट मीन्स any payment under any lease, sublease, tenancy or any other agreement or arrangement for use of either separately or together any। ठीक है, तो रेंट मतलब क्या कि आप किसी को पेमेंट दे रहे इन लीज, ऑपरेटिंग लीज रहेगा, या फिर मैंने किसी को भाड़े के ऊपर घर दिया, उसने फर्दर और भाड़े के ऊपर दे दिया, सब लीज हो गया। समझ में आ रहा, तो जो सब लीज के ऊपर चढ़ाते उनके लिए भी ये है, जो लीज के ऊपर चढ़ाते उनके लिए भी। सब लीज समझा के आप लोगों को, देखो ए ने बी को दिया रेंट के ऊपर घर, ठीक है, बी ने सी को दिया रेंट के ऊपर घर, अब बी जो देखो ए ने बी को दिया इसको लीज बोलते, बी तो ए और बी के बीच में लीज एग्रीमेंट होगा, बी और सी के बीच में सब लीज एग्रीमेंट होगा, टेनेंट सब टेनेंट, टेनेंट है ये सब टेनेंट, ऐसा होता है कि हाँ बहुत ठीक है। रेंट मीन्स एनी पेमेंट, तो यहाँ पे टीडीएस किसको एप्लीकेबल रहेगा, ए बी इनके व्यवहार को भी, बी सी इनके व्यवहार को भी, ठीक है। रेंट कौन किसको देगा बताओ तो, ए बी को देगा कि बी ए को देगा, बोलो, बीए को। ए बी को देगा रेंट,
बी ए को देगा। वेरी गुड, बी ए को देगा, सी बी को देगा, सी बी को देगा रेंट, बी ए को देगा, सी बी को देगा रेंट, बी ए को देगा। लीज, सबलीज, टेनेंसी और एनी अदर एग्रीमेंट और अरेंजमेंट फॉर यूज ऑफ either सेपरेटली और टुगेदर। काय काय की चीजें भाड़े पे देते थे, देखो लैंड बराबर, बिल्डिंग इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है, लैंड अपेरेंट टू अ बिल्डिंग, मतलब लैंड भी है और यहाँ पे छोटी सी बिल्डिंग भी है, इसको बोलते हैं लैंड अपेरेंट टू अ बिल्डिंग। मशीनरी भाड़े पे देते हैं, प्लांट्स भाड़े पे देते। प्लांट यानी कौन सा प्लांट है ये बोलो तो, हिमांशु कौन से प्लांट की बात चल रही है, आम का कि कौन सा, कौन से प्लांट की बात चल रही सर है? प्लांट, सर प्लांट एंड मशीनरी वाला। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चलो, इक्विपमेंट हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फिटिंग। फिटिंग यानी क्या रहता है, फिटिंग, फिटिंग क्या रहता, बोलो, फिटिंग क्या रहता? इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह पूरी। हाँ वो वायरिंग वगैरह रहता नहीं करे बाबा, लाइट वेट वो वायरिंग वायरिंग तो करी हुई रहती है, उसको फिटिंग बोलते हैं। सर वो भी भाड़े पे देते क्या लोग, सब चीजें भाड़े पे देते, लैंड भी देते हैं, बिल्डिंग भी देते हैं, मशीनरी भी देते हैं, प्लांट भी देते हैं, इक्विपमेंट भी देते हैं, फर्नीचर भी देते हैं, हर चीज भाड़े पे दी जाती है। एक सेकंड, हाँ चलो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर और फिटिंग्स और इक्विपमेंट्स और ये सब 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 चीजें रहती है। वेदर और नॉट, वेदर और नॉट इंपॉर्टेंट है ना, ऑल ऑफ दी अबव आर ओन्ड बाय दी। इसका मतलब क्या है बोलो तो मेरे को, इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक बात में बता देते हैं, पे बी को बोलते पेयर, ए को बोलते पे। बोलो ये लाइन का मतलब क्या है, सोचो विचार करो और मेरे को बताओ, बोलो। इसका मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब क्या है, कौन बोलेगा? तेजस, तेजस बोलो तो। सर वो पेई के पास उसका टाइटल ऑफ ओनरशिप हो या ना हो, ऐसा। हाँ बराबर है, देखो जब बी सी को एक भाड़े पे दे रहा था, वो क्या बोलते थे अपन लोग, सब लीज बोलते थे ना, सब टेनेंट बोलते थे अपन उसको। तो यहाँ पे जब मैं भाड़े पे दे रहा, मैं बी हूँ, मैं सी को मेरी बिल्डिंग भाड़े पे दे रहा, मेरे पास में कैसे आई वो बिल्डिंग, ए के थ्रू, तो यहाँ पे भी टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। मतलब कोई चीज अगर सामने वाला भाड़े पे दे रहा है आपको, उसके बदले आप उसको रेंट दे रहे हो, तो जरूरी नहीं सामने वाले की ओनरशिप की, मालकियत की, उसके नाम की जगह होना चाहिए। जैसे ए ने बी को दिया बिल्डिंग भाड़े पे, बी ने सी को दिया, बी ने जो बिल्डिंग भाड़े पे दिया सी को, उसकी ओनरशिप की है क्या? नहीं, स्टिल उसको टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। देखो एक बात बताओ, सी पेमेंट कर रहा बी को, सी पेमेंट कर रहा बी को, तो कौन टीडीएस काटेगा यहाँ पे, सी काटेगा कि बी काटेगा? सी पेमेंट कर रहा बी को, कौन टीडीएस काटेगा? बोलो, सी। सी टीडीएस काटने वाला है। पेयर, पेयर कौन है, सी या फिर बी। ठीक है चलो, सर, हाँ बोलो। सर वहां पर दो दो बार टीडीएस कटेगा क्या? वो सी ने बी को पेमेंट किया तब सी काटेगा और बी ने ए को पेमेंट किया तब बी काटेगा, ऐसा? रुको, सी जब पेमेंट करेगा बी को, वो एक अलग एग्रीमेंट है, वो एक अलग पेमेंट है, उसका ए का बी से कोई लेना देना नहीं है। सी जब बी को पेमेंट करेगा तो बी का टीडीएस काटेगा, बी जब ए को पेमेंट करेगा तो ए का टीडीएस काटेगा। पहले ए का टीडीएस कटेगा, बाद में बी का टीडीएस कटेगा, डबल टैक्सेशन थोड़ी हो रहा है। पहले सी और बी का एक एग्रीमेंट अलग है, उसका व्यवहार के अंदर सी काटेगा टीडीएस बी का, बी और ए का एग्रीमेंट अलग है तो बी काटेगा टीडीएस ए का। समझे क्या, समझे क्या? यस। ओके चलो, कितना रेट है? 10% फॉर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स और 2% फॉर मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऑफ कोर्स कोरोना काल में ये हो गया होगा 60.5%, क्योंकि 75% हो गया था, और ये हो गया होगा 1.5%। मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग, इसके ऊपर है 10% टीडीएस का रेट, और मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर है 2% टीडीएस का रेट।
समझे क्या? मेरे को कोई समझा सकेगा कि ऐसा रेट में क्यों फर्क रखा हुआ इन्होंने कि 10% लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग के ऊपर और मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए 2% टीडीएस, ऐसा क्यों लगता बताओ? बोलो तो। प्लांट मशीनरी पे डिप्रिसिएशन होता ना। बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग पे नहीं होता क्या? है ना 10%? गलत 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 नहीं, बोलो बोलो रे बाबा, बोलो जल्दी। क्या लगता है आपको ऐसा 10% लैंड बिल्डिंग फर्नीचर पे, इस पे 2%, ऐसा क्यों? बोलो तो। ये से नहीं बड़ी। सर दोनों की वैल्यू कम ज्यादा है। किसकी वैल्यू ज्यादा रहती है? लैंड बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा रहती है कि मशीनरी प्लांट फर्नीचर की, मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट की ज्यादा रहती है? बोलो किसकी वैल्यू ज्यादा रहती है मोहित? देखो एक बात मशीनरी बताओ, लैंड बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा रहेंगी कि सड़े से मशीनरी की वैल्यू ज्यादा रहेंगी? लैंड लैंड बिल्डिंग। की वैल्यू ज्यादा रहेंगी, ऑफ कोर्स लैंड बिल्डिंग महंगा रहता है, करोड़ों का रहता है, प्लांट फर्नी ये मशीनरी वगैरह तो लाखों का ही रहेगा, हजारों का रहेगा, तो इनकी तो वैल्यू कम रहती है। तो कम वैल्यू के ऊपर कम रेट, ज्यादा वैल्यू के ऊपर ज्यादा रेट, ऐसा क्यों? बोलो तो, कौन बोलेगा? बोलो तो, कौन बोलेगा? बोलो। सर प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट प्रोडक्शन में हेल्पफुल रहती, वेरी इसलिए गुड, वेरी गुड, कम। ग्रेट 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 ग्रेट। अरे बाबा, सरकार को कैसा करने का है मालूम है क्या? प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का है, उनके ऊपर बर्डन कम रखे हुआ है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए काम में आते हैं। फर्नीचर, फिक्सचर्स, लैंड बिल्डिंग, ये तो क्या है, फालतू के सौदे रहते। लैंड एज सच कोई बहुत ज्यादा रिक्वायर नहीं रहता ना। ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या रहता है इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन में, मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट का। तो उसके व्यवहार ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए उसका रेट एकदम कम रखे हुआ है। इसके व्यवहार कम होना चाहिए, इसके लिए इसका रेट ज्यादा रखे हुआ है। इसके व्यवहार सरकार क्या चाहती है, ज्यादा से ज्यादा मशीनरी प्लांट फिक्सचर को रेंट पे दो, और आपका सिर्फ 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। जबकि आपने बिल्डिंग भाड़े पे दिया तो आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि बिल्डिंग इज अ अनप्रोडक्टिव एसेट, लैंड इज एन अनप्रोडक्टिव एसेट। फर्नीचर फिटिंग जो रहती है अनप्रोडक्टिव है, टाइम पास शो की चीज रहती है फर्नीचर, ऐसे कोई बहुत प्रोडक्शन में काम नहीं आता लैंड बिल्डिंग का। जबकि प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट के बिना प्रोडक्शन ही नहीं। ओके, टाइम एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट व्हिचएवर इज अर्लियर क्या है? नो रिडक्शन इफ द अमाउंट ऑफ रेंट पेड पेएबल डज नॉट एक्सीड 2,40,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मंथली नहीं, पर मंथ नहीं, पर एनम है। 2,40,000 तक के अगर होगा, पर एनम 2,40,000 अगर है तो कोई टीडीएस नहीं है। No deduction shall be made in this section from the rent created or paid to a business trust, including real estate investment trust in respect of any real estate owned by them. सरकार को बढ़ावा देना है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को। इसके लिए अगर उनको कुछ रेंट अगर मिल रहा होगा तो उसके ऊपर भी नहीं रहेंगे। ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब एक तरीके के स्पेशल पर्पस व्हीकल रहते हैं जो रियल एस्टेट के डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं। वो रियल एस्टेट भाड़े पे लेते हैं उनको, फिर ठीक है आगे का चलता रहता, तो उसके ऊपर भी टीडीएस नहीं है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को अगर कोई रेंट दे रहा है तो उसके ऊपर भी टीडीएस नहीं। नो टीडीएस इफ पे इज द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। सरकार को भाड़े पे दे रहे तो भी टीडीएस, लोकल अथॉरिटी है महानगर पालिका को भाड़े पे दे रहे तो भी टीडीएस नहीं है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए, एक एक देखते चलते। चलो ठीक है। If a person has taken a particular space on rent and thereafter sublets them the same fully or in part for putting up the hoarding, you would be liable for TDS. Sublet to मैंने पहले ही बोले हुए 194 I में आता हूँ, 194 C एप्लीकेबल नहीं है। मैंने एक जगह लिया, क्या लिया मालूम है क्या? बस स्टैंड के सामने की एक जगह लिया, वहां पे होर्डिंग लगाते, ठीक है, वहां पे हम होर्डिंग लगाते। ये मैंने लिया, मैंने और किसी को और भाड़े पे दे दिया, तो इसके अंदर क्या रहेगा 194 I, ठीक है। पेमेंट मेड फॉर रेंट टू द ओनर each having a definite and ascertainable share in the property exceeds the limit of 2,40,000 per annum in the hands of each co-owner separately. Very good. कैसा है कि हमने एक बिल्डिंग भाड़े पे लिया, ठीक है, बिल्डिंग दो भाइयों की, इसकी आधी है, इसकी आधी है, ब्रदर नंबर 1 की आधी है,
ब्रदर नंबर 2 की आधी है। ओके, हमने बिल्डिंग लिया भाड़े के ऊपर, हम कौन है, कंपनी है। हमने बिल्डिंग लिया भाड़े के ऊपर, हम लोग रेंट दे रहे 2,60,000, 2,60,000 का रेंट दे रहे हैं। अब 2,60,000 का जो रेंट है, दोनों भाइयों को इसके अंदर आधा आधा मिलेगा, 31-31, क्योंकि एक भी 240 के ऊपर नहीं एक्सीड हो रहा। ऑल्दो टोटल इज एक्सीडिंग 2,40,000 के ऊपर, लेकिन सिंगल पेमेंट इज नॉट एक्सीडिंग, सिंगल ब्रदर को 240 के ऊपर नहीं मिल रहा, यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से, हमारी कंपनी है, हमने दो बहनों की एक प्रॉपर्टी लिया, घर था वो, ठीक है, एक घर लिया, ये है सिस्टर नंबर 1, ये है सिस्टर नंबर 2, हमने लिया रेंट के ऊपर, हम उनको रेंट पे करते हैं, हमने लिया बिल्डिंग भाड़े के ऊपर, टोटल रेंट जा रहा 5 लाख रुपए। बताओ टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी रहेगी क्या, क्या मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा क्या, बताओ, बोलो। टोटल रेंट दे रहा मैं 5 लाख रुपए बिल्डिंग के ऊपर, टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा क्या? यस रहेगा। यस सर। ओके, यस। अब सपोज मैंने 5 लाख नहीं दिया, मैंने 4 लाख रुपए दिया, बताओ अब टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा क्या? नो नहीं, अंजलि भक्कड़ बोलो तो। नहीं रहेगा 4 लाख पे, क्यों क्यों? क्योंकि फिर वो जब मतलब दोनों जन पे करेंगे तो 2 लाख ही आएगा, बराबर है, तो वो क्योंकि वो 240 240 के एक्सीड ऊपर नहीं नहीं होगा। है। ये कब, जब दोनों भाइयों के नाम पे 2 घर है, दोनों घर मिला के हम रेंट पे ले रहे होंगे, दोनों का, या फिर एक सिंगल घर है लेकिन दोनों का एरिया बांटे हुआ होना चाहिए। पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड एज अ डिपॉजिट इन द नेचर ऑफ एडवांस रेंट और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। हम हमको क्या देते हैं, हम डिपॉजिट देते बोले, लेकिन वो डिपॉजिट क्या रहता है मालूम है क्या, 6 महीने का भाड़ा जो एडजस्ट हो जाता है भाड़े के अंदर ही 6 महीने तक के, तो फिर उसके ऊपर भी 194 आने वाला है। हम डिपॉजिट देते लेकिन वो नॉन रिफंडेबल, तो भी भाड़ा ही कंसिडर होगा। पेमेंट मेड फॉर वेयरहाउसिंग चार्जेस, प्रोविजन फॉर 194 आई आर नॉट एप्लीकेबल to the cooling charges paid by customers of the cold storage. However, since the arrangement between the customer and the cold storage owners are basically contractual in nature, the provision of section 194C would be applicable to the amount paid as cooling charges by the customers of the cold storage. आपको समझता कोल्ड स्टोरेज यानी क्या रहता? जैसे हमारे यहाँ पे भाजीपाला होता, हम भाजीपाला उठा के एफसीआई के गोडाउन में रख देते, जहाँ पे वो ठंडा रखते उसको कोल्ड स्टोरेज बोला जाता है। कोल्ड स्टोरेज वाले को अगर कोई आप भाड़ा दे रहे तो उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा क्या? जैसे आप है यहाँ पे, ठीक है, आप एक ऑडिटेड इंडिविजुअल हो जिनका बिजनेस है, ठीक है, ऑडिटेड इंडिविजुअल हो जिनका बिजनेस है, पर्सनल नेचर की बात नहीं कर रहा, आपके वेजिटेबल्स है आपने कोल्ड स्टोरेज के अंदर यहाँ पे रखा, कोल्ड स्टोरेज के अंदर आपने यहाँ पे रख दी, अब आप इनको भाड़ा दे रहे जैसे 7 लाख रुपीज पर एनम, बताओ इसके ऊपर टीडीएस रहेगा क्या? वन 194 आई में टीडीएस डिडक्ट होगा क्या? 7 लाख का रेंट दे रहे आप कोल्ड स्टोरेज वालों, बोलो। सोचो और बताओ, मैं आई एम वेटिंग। सर 194 आई में नहीं आएगा वो। फिर क्या मिलेगा? 194 सी। सी में रहेगा कि फिर हिमांशु? क्योंकि देखो आप आपके हिसाब से उसको कोल्ड करवा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 194 सी, क्योंकि आप सामने वाले से अपने हिसाब से बोल रहे कि ऐसा रखना, इतने टेम्परेचर पे रखना, उतने टेम्परेचर पे रखना, इसको ऐसा रखना वैसा रखना, मॉइस्चर इतना कंट्रोल करना, ड्राइनेस, हीटनेस, ह्यूमिडिटी सब कंट्रोल करवा रहे आप आपके उसके हिसाब से, तो यहाँ पे 194 सी एप्लीकेबल रहता है, आई नहीं, कूलिंग चार्जेस के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो रेंट है ना, ये इट इज इन द नेचर ऑफ कूलिंग चार्जेस, समझ में आ रहा क्या है? इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ कि भाड़ा दे रहे आप उसको,
समझ में आ रहा कि कूलिंग चार्जेस की बात चालू है, भाड़े के नेचर में ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, आप है यहाँ पे, आपका बिजनेस है, आपके कुछ प्रोडक्ट है बिजनेस के, जैसे तुअर होता, आप उसको एफसीआई के गोडाउन में डाल देते, बस एफसीआई के गोडाउन में डाल दिया होगा, उसके बदले आप सामने वाले को 5 लाख रुपए का भाड़ा दे रहे हैं। बताओ अब इसके ऊपर टीडीएस रहेगा कि 194 आई में? हाँ, इसके ऊपर 194 आई में टीडीएस रहेगा, क्योंकि कूलिंग चार्जेस जैसा कुछ नहीं, प्योर रेंट है, कोल्ड स्टोरेज जैसा कुछ नहीं, सिर्फ डाल रहे रख दे। गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ डाल दे रहे रख दे। जबकि ऊपर कूलिंग चार्जेस बोल रहे थे, इसके लिए वहां पे 194 आई नहीं 194 सी है, यहाँ पे कूलिंग चार्जेस नहीं है, मैंने बोला रेंट है, तो यहाँ पे 194 आई रहने वाला है। ऑफ कोर्स अगर एफसीआई, अगर गोडाउन जो है वो गवर्नमेंट का है, गोडाउन अगर गवर्नमेंट का है, अगर आप गवर्नमेंट को पेमेंट करें तो वैसे भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं रहेगा। Treatment of tax rate in the hand of P for TDS on advance. Pro rata TDS is allowed according to rate of for taxation. मतलब क्या हो गया? Pro rata मतलब क्या? कि जैसा जैसा आप रेंट देते जाएंगे वैसा वैसा आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर आप सामने वाले को 20,000 रुपए महीना दे रहे, सामने वाले को आप 20,000 रुपए महीना दे रहे, मतलब 12 महीने का कितना हो गया? 2,40,000 रुपए हो गए हुआ है। तो आपको मालूम है 2,40,000 के ऊपर तो टीडीएस ही नहीं है, तो आप टीडीएस काटेंगे। दूसरी बात, आप सामने वाले को क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? सामने वाले को 5 लाख रुपए दे रहे, 5 लाख रुपए दे रहे बिल्डिंग के लिए, ठीक है? तो आपको मालूम है 5 लाख के ऊपर टीडीएस लगने वाला है, कितना लगने वाला है? 10% टीडीएस लेने वाला है। 10% में कितना? 50,000। तो 50,000 को आपको 12 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके हर महीने टीडीएस काटना पड़ेगा। 4166 हर महीने काटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब देखो सर हमको कैसे मालूम रहेगा पहले कितना है? अरे रेंट तो डिसाइडेड रहता ना पर मंथ का, तो आपको हर महीने टीडीएस प्रो राटा एलोकेट करना चाहिए। ये ऑप्शनल है, सिर्फ लिख लेना, आपके पास में भी ऑप्शनल है। ओके No requirement to deduct tax at source under section 194I on remittance of passenger service fee by an airline to an airport operator. कैसा होता? देखो एक है एयरपोर्ट ऑपरेटर, इसका नाम है अडानी ग्रुप का एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट है अडानी ग्रुप का। हम है इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो वाले क्या करते हैं? उनके जो प्लेन रहते हैं ना उसको एयरपोर्ट के ऊपर रुकाते, ठीक है? 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसे सब प्लेन खड़े रहते ना, कार्गो खड़े रहते ना एयरपोर्ट के ऊपर। अब ये क्या करते हैं अडानी वाले, इनसे क्या करते हैं? पैसा लेते हो, प्लेन खड़ा करने का पैसा लेते घंटे के हिसाब से, तो उसके ऊपर 194 आई एप्लीकेबल नहीं है। जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेनें खड़ी रहती, वैसे एयरपोर्ट के ऊपर प्लेने खड़े रहते, लेकिन वो जो प्लेने खड़े रहते वो खड़े रहने के लोग लेते पैसे। अडानी वाला उसके एयरपोर्ट के ऊपर प्लेन खड़ा कराएगा, आप अगर उसके एयरपोर्ट पे प्लेन खड़े करेंगे उसका लेंगे अडानी वाला पैसा, लेकिन उसके ऊपर 194 आई आने वाला नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसको रेंट नहीं बोलेंगे ना, घंटे 2 घंटे खड़े रहना, ठीक है? सर फिर उसको क्या बोलेंगे? उसको पेमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर 194 आई एप्लीकेबल नहीं, पेमेंट हो रहा, सिंपल, ठीक है? उसको पैसेंजर सर्विस फी के नाम पे लेता हूँ। कौन लेता? अडानी वाला जिसका एयरपोर्ट है। कौन देता? इंडिगो एयरलाइंस। रेंट में नहीं आता हूँ। Primary requirement to qualify as rent is that payment must be for use of land, building, mere incidental, minor insignificant use. घंटा भर खड़े रह रहे तो उसको क्या रेंट बोल देंगे क्या? समझे कि श्री हरि? क्या आप आधी घंटा प्लेन खड़ा रखा उसको रेंट बोल देंगे क्या? रेंट यानी क्या? कंटिन्यूअस यूज होना चाहिए ना उसको, थोड़े समय के लिए। 15 मिनट इंडिगो एयरलाइन का प्लेन खड़ा रहा, एयरपोर्ट के ऊपर तो दिन भर प्लेन आते और जाते रहते, तो सबसे जो पेमेंट आ रहा है रेंट थोड़ी है, ठीक? Clarification on applicability of TDS provision of section 194I on lump sum lease premium paid for acquisition of long term lease. लंप सम एक बार में आप लीज का पूरा की पूरा प्रीमियम दे दे रहे, वो भी लॉन्ग टर्म लीज। कितने 99 साल की लीज के लिए आपने 12 लाख रुपए का एमआईडीसी को पेमेंट कर दिया। अभी जो लॉन्ग टर्म लीज रहते हैं ना, जनरली इसको फाइनेंस लीज कंसीडर किया जाता है, जहां पे आप एसेट ही एक्वायर कर रहे हैं,
जहाँ पे आप एसेट ही खरीद ले रहे 30 साल के लिए, 90 साल के लिए, 99 साल के लिए, उसके लिए भी 194 हाई आता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एसेट एक्वायर कर रहे हैं। रेंट में आप भाड़े पे लेते ना, यहाँ पे तो एसेट ही खरीद ले। ठीक है, चलो ठीक है, आगे की फिर अपन लोग देखते हैं आई, आईबी और आईसी। ठीक है, पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, बिना पढ़े कुछ नहीं, नहीं पढ़े तो कुछ होगा। ठीक है, थैंक यू।